एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। मैंने सभी वीडियोस में आज तक जितनी वीडियोस अपलोड की हैं उनमें स्ट्रेटजी शेयर की है किस तरीके से कैसे करना है, और सारी की सारी स्ट्रेटजी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसको ज़रूरत हो जिस भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी की आप देख लेना। और अभी चलते हैं नेक्स्ट कि किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। देखिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को साथ में लेकर चलना होता है, तभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक होगा। ठीक है, आज तक आप हार्ड वर्क करते आए हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, बट एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है वो आपका स्मार्ट वर्क है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक और बात कि मैं जिस तरीके से अटैम्प्ट करती थी एग्ज़ाम में वही शेयर कर रही हूँ, बाकी आपको कुछ चेंजेस करने हो या फिर अपने तरीके से अटैम्प्ट करना है वो आप देख लेना। जैसे कि आपको पता है 2 सेक्शन आते हैं एग्ज़ाम में, एक रीजनिंग और सेकंड क्वांट। 40 मार्क्स का और टोटल 45 मिनट्स होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले बोला जाता है कि मोस्टली आपने सुना होगा, अगर रीजनिंग में सबसे पहले आपको पज़ल आ जाए तो आप उसको स्किप करके आगे निकल जाएं और मिसलेनियस के क्वेश्चन कर लें। मैं कभी भी पज़ल्स को स्किप नहीं करती थी। अगर मुझे फर्स्ट नंबर पे पज़ल मिल जाए तो मैं पज़ल को ही सॉल्व करती थी। मैं सिर्फ उन्हीं पज़ल्स को स्किप करती थी जो कि मेरा वीकेस्ट पॉइंट हो या फिर मुझे नहीं आती हो अच्छे से। और मैं सबसे ज़्यादा वीक थी ईयर बेस्ड पज़ल में, जिसमें ईयर दिए जाते हैं 1971, 1989, देन हमें एक पर्टिकुलर ईयर दिया जाता है, उसी के बेस पे हमें एक एज कैलकुलेट करनी होती है, देन आगे पज़ल सॉल्व करनी होती है। तो इस पज़ल को मैं कभी भी सॉल्व नहीं करती थी। कभी कभी क्या होता है कि ये टाइम टेकिंग होती थी और सॉल्व नहीं हो पाती थी। बाकी किसी भी तरीके की पज़ल हो वो मैं सॉल्व कर लेती थी। और सबसे ज़्यादा ईजी मुझे पज़ल लगती थी डेज बेस्ड और सेकंड मंथ और डेट। ये मोस्ट ईजीएस्ट पज़ल होती है जो कि 1.5-2 मिनट में बन जाती है। उससे जल्दी भी बन सकती है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। तो बाकी अगर और भी पज़ल्स हो, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या फिर लाइन बेस्ड, किसी भी तरीके की पज़ल हो मैं सोल्व कर लेती थी। सिर्फ इस तरीके की पज़ल को स्किप कर देती थी क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आती थी। नो डाउट मैं अगर एग्ज़ाम में सोल्व कर भी लूँ ना, अगर मुझे पता हो कि नहीं छोटी पज़ल है 3 से 4 लाइन की, मैं सोल्व कर भी लूँगी, तब भी मैं एंड में ही सोल्व करती थी। स्टार्टिंग में कभी भी इसे सोल्व नहीं करती थी। देन जिस तरीके से एग्ज़ाम चल रहा है, मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहे हैं, बीच में मिक्स पज़ल चल रही है, मैं उसी तरीके से सॉल्व करती जाती थी। एक ऐसा क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड वाला होता है वो मैं कभी भी सॉल्व नहीं करती थी, क्योंकि उस वर्ड से कितने वर्ड बन रहे हैं आगे। ठीक है, जैसे कि उसमें से बोला जाता है सेकंड थर्ड को लो, फिफ्थ सिक्स को लो और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। हमें नहीं पता होता, क्या पता कोई ऐसा वर्ड बन रहा हो जो हमने कभी सुना ना हो। तो मैं इस क्वेश्चन को बिना देखे कभी भी सॉल्व करती ही नहीं थी, ना कभी ट्राई किया है। उससे आगे बढ़ते हैं क्वांट सेक्शन की तरफ। यहाँ पे आपको स्किप कर करके देखना पड़ेगा कि पहले आपको क्या क्या करना है, क्योंकि पीओ का जो अर्थमेटिक होता है, पीओ के अर्थमेटिक का लेवल अच्छा खासा होता है। ठीक है, क्लर्क में तो इजी होता है, नो डाउट 40 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। करने वाले तो पीओ में भी कर लेते हैं, बट पीओ का इतना ईजी नहीं होता है। और सबसे पहले इसमें आपको देखना पड़ेगा जो भी आपको इजी होगा। सिंप्लीफिकेशन तो कम आती है, अप्रोक्सीमेशन आती है और क्वाड्रेटिक, इस तरीके से आपको छांट छांट के देखना पड़ेगा कि जो इजी है वो पहले अटैम्प्ट कर लो। 20 से 25 आप इजीली कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, मिसिंग या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी, देन उसके बाद डीआई होंगी 3। अब तो ऐसा हो गया है कि डीआई में कई बार 5 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उसमें क्या है 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरी डीआई से 5 हो जाएंगे, कई बार 3 से 4 डीआई भी हो सकती है, क्योंकि जब कम क्वेश्चन होंगे तो ऑब्वियसली वो एक और डीआई को ऐड कर देंगे। तो आप डीआई को सॉल्व करना, देन अर्थमेटिक को छोड़ के अगर आपने रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन छोड़ा है, अगर मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो मैं वापस आके इसी को सॉल्व करती थी, क्योंकि आपको पता है एक पज़ल को सॉल्व करने में सीधे 5 नंबर मिलेंगे। और वहीं पे आपको अगर अर्थमेटिक करना है तो 5 क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करने होंगे। अगर एक और पज़ल सॉल्व होगी तो क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी टिक भी लगा सकते हो। और इसमें से अगर मेरे 20 से लेके 25 तक ईजिली अटैम्प्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, देन उसके बाद मैं देखती हूँ, टाइमिंग भी आपको साथ साथ में देखना होता है कि कितना बच रहा है। देन उसके बाद मैं वापस देखती हूँ रीजनिंग में कुछ बचा तो नहीं है। अगर रीजनिंग सारी अटैम्प्ट हो गई है तब मैं क्वांट को ही कंटिन्यू रखती हूँ। अगर देख लेती हूँ अगर कुछ हो रहा है तो ठीक है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तब भी ठीक है। वैसे सबको आता ही होता है, दिक्कत क्या होती है कि अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइमिंग बहुत कम होता है, 45 मिनट्स में नहीं पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाते हैं, जबकि ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन और कर सकते हो। सो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, मैं किस तरीके से अटैम्प्ट करती थी
एग्ज़ाम को रीजनिंग और क्वांट में यहाँ दिक्कत क्या होती है, मैंने ऐसा इसलिए शेयर किया क्योंकि आपको पता है कंपोजिट टाइम आता है, नहीं पता लगता कि किस तरीके से अटैम्प्ट करें, पज़ल को छोड़ दें या फिर पहले क्वांट को कर लें, किस तरीके से। बाकी जो भी एग्ज़ाम होते हैं IBPS क्लर्क SBI उन सभी में आपको भी पता है कि 20-20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग दिया जाता है, तो वहाँ पे तो कोई इशू नहीं होता। जिस तरीके से एक सेक्शन मिला है आपको वही अटैम्प्ट करना है, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। बट यहाँ पे दिक्कत होती है कि पहले रीजनिंग में क्या क्या करें, क्वांट में क्या क्या करना है। मेरा ये वीक पॉइंट था पजल्स में। अगर आपका कोई और वीक पॉइंट है तो आप छोड़ देना, उसको मत करना। रीजनिंग पहले पूरी अटैम्प्ट कर लेना, चाहे आपके 30 क्वेश्चन हो रहे हैं या फिर 35। देन उसके बाद एंड में देखना कि आपको रीजनिंग का जब सेक्शन अटैम्प्ट कर लोगे, एंड में देख लेना कि आप कर सकते हो एक बार या फिर नहीं, ट्राई कर लेना। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं अच्छे से नहीं आती है, क्या पता ना ही हो, तो टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना। आप उसके क्वांट कर लेना, क्वांट में कम से कम बिना अर्थमेटिक के आप 20-25 ईजिली कर लोगे, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या है, आप देख लेना जो आपने छोड़ा है रीजनिंग में कि क्या आप एक और ट्राई करके देख लेना, हो जाए तो ठीक है। बार बार उसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ज़्यादातर क्या होता है स्टूडेंट्स की, जब किसी क्वेश्चन को करते हैं तो उसे अगेन एंड अगेन बार बार सोल्व करने के लिए लग जाते हैं कि क्या पता अब हो जाए अब हो जाए, ठीक है। कि जिस पजल के लिए या फिर जिस क्वेश्चन के लिए हमने 5 मिनट बर्बाद कर दिए, 6 मिनट बर्बाद कर दिए, हम एक और फिर से करके देखते हैं और क्या पता हो जाए। तो ये गलती नहीं करनी है, स्किप करने की कोशिश किया करो। अभी से जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से, तो इस चीज़ की आदत डालो स्किप करने की। मोस्टली वापस मेरे साथ भी ऐसा होता है कि वापस मैं उसी क्वेश्चन को बार बार सोल्व करती थी कि क्या पता हो जाए, 5 नंबर बन जाए। तो स्किप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि क्या पता आगे वाला सेक्शन और ईजी हो या फिर आगे वाले क्वेश्चंस और ईजी हो। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, अवॉइड करना बार बार वाली चीज़ को, ठीक है ना। स्किप करना सीखो। बाकी जैसे बताया है, अगर इसमें आपको कुछ और चेंजेस करने हो, सबके वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट अलग अलग होते हैं, आप उस तरीके से देख लेना। अगर किसी का क्वांट सेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग में वीक है, तो आप थोड़ी आपकी स्ट्रेटेजी अलग हो जाएगी। तो आपको जितना रीजनिंग आता होगा आप रीजनिंग करना, ठीक है, मेन जो आपको आ रहा है। देन उसके बाद क्वांट पे स्विच कर लेना और क्वांट के सारे क्वेश्चंस कर लेना। अब मेरा क्या था, मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, क्वांट मेरा एवरेज था, तो मैं सबसे पहले यही कोशिश करती थी कि ऑलमोस्ट मेरा रीजनिंग सेक्शन अटैम्प्ट हो जाए। अगर देखा जाए तो आप मोस्टली देखोगे तो स्टूडेंट्स के ज़्यादातर क्या होता है कि रीजनिंग सेक्शन पूरा पूरा अटैम्प्ट कर लेते हैं। 40 के 40 क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स इजीली अटैम्प्ट कर लेते हैं, चाहे वो PO हो या फिर क्लर्क हो। बट क्वांट में मैंने कम देखा है, ऐसा नहीं क्वांट में नहीं करते हैं, क्वांट में मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके 40 के 40 क्वेश्चन हो जाए। PO में, क्लर्क में तो कर लेते हैं सभी, ठीक है, 80 में 80 भी कर लेते हैं। आपको तो ही पता है कि RRB क्लर्क की इतनी हाई कट ऑफ जाती है। सो अभी लास्ट में मैं यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, और जिस तरीके से आपको बताया है आप उसी तरीके से अटैम्प्ट करो। और कुछ चेंजेस करने हो तो आप अपने तरीके से कर लेना, क्योंकि आप खुद अच्छे से जानते हो कि हम कहाँ पे किस तरीके से कर रहे हैं। एक और चीज़, ऐसा माइंडसेट कभी भी मत बनाना कि अगर पहले पज़ल आ गई, हमने पज़ल सोल्व की तो हमसे नहीं होगी। नेगेटिविटी को जितना हो सके खुद से दूर रखो, पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव सोचा करो। जैसा पढ़ रहे हो, जैसे स्टडी कर रहे हो, पॉजिटिव होकर पढ़ोगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। और मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है, जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपकी सिलेक्शन हो जाए, एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। सो यही बेस्ट विशेस है मेरी आप सबके साथ। मेहनत करो, एक दिन आपको भी सक्सेस मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।